नमस्कार। योग गुजराती चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। योग साधकों, योग अभ्यास के दरमियान कई बार बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, कभी खाने को लेकर, कभी मोटापे को लेकर, कभी एक्सरसाइज के तौर पे योग अभ्यास हेल्पफुल है कि नहीं है। आज हमारे सारे छोटे मोटे कन्फ्यूज़न का सवालों का जवाब देने के लिए हमारे चैनल में स्वयं योग गुरु धीरज जी पधार रहे हैं। गुरु जी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार सभी साधकों को, श्रोताओं को। और हमारे साथ है योगिनी जया जी जो नमस्ते। तो गुरु जी, सबसे पहला हमारा सवाल है कि कई बार अक्सर लोग कहते हैं हमें कि हम रनिंग करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आपका क्या मानना है कि उनको योग अभ्यास करना चाहिए? वो कहते हैं हमारे लिए योग अभ्यास जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि योग तो अति प्राचीन व्यवस्था है। योग तो आज उत्पन्न नहीं हुआ है। और योग जिस समय सामने आया उस समय कोई मशीन हमारे पास नहीं थी। जैसे आज कपड़े धोने की मशीन है या कार से हम किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। जीवन बहुत चुनौती देता था। हमेशा कुछ न कुछ आपको शारीरिक रूप से इंगेज करना। इवन अगर किसी को टॉयलेट भी जाना हो तो 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता था। इसके बावजूद उन लोगों ने समझा कि योग की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी भागदौड़ है कि हमारी ऊर्जा बहुत लग रही है और जीवन जो चुनौती दे रही है उसमें शांति खत्म हो रही है। तो ऊर्जा और शांति, शक्ति के साथ भोलापन, ये दोनों की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत योग ही दे सकता था। इसलिए जब वो लकड़ी काट करके लाते थे, दैनिक जीवन में बहुत एक्टिव थे, योग की जरूरत महसूस होती थी। तो आज तो हम बहुत सारे फिजिकल कार्यक्रम करते ही नहीं। ऐसे समय में, मॉडर्न टाइम में और ज़्यादा योग की अनिवार्यता है, ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जी। और जैसा अभी आजकल क्या है, योगा में 2 ही टूल्स हैं, एक आसन और प्राणायाम। तो आपको क्या लगता है, जैसे लोग पूछते हैं क्या आसन ही ठीक है या प्राणायाम ही सिर्फ करें तो ठीक है, आसन करें या प्राणायाम करें, पहले क्या करें, इसमें आपकी क्या राय है? योग के बहुत टूल्स हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, सब योग के ही टूल्स हैं। जिस भी विधा से आप अपने साथ जुड़ जाते हैं वो योग है। और टूल्स क्या है? बहाने हैं जुड़ने के। अब ये सवाल हो सकता है कि पहले हम आसन करें कि प्राणायाम करें। तो आइडियली एक आदमी को, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, पहले आसन करना चाहिए, क्योंकि कई सारे आसन का नेचर ऐसा है कि वो आपके लंग्स को, हार्ट को और ओपन कर देता है, आपके प्राण के ब्लॉकेज को रिमूव कर देता है। आसन की यही उपयोगिता है। फिर अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण का चारों दिशाओं में ज़्यादा से ज़्यादा, शरीर के हर अंग में, एक एक सेल में ज़्यादा पहुँच हो पाएगी और वो ज़्यादा लाभकारी होगा। इसीलिए कायदे से आसन पहले, फिर प्राणायाम होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप दूसरे टूल्स को अपनाना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार पहले करें, फिर आसन करें, प्राणायाम करें, उसके बाद रिलैक्सेशन करके धारणा, ध्यान करें। तो इस तरह से कई टूल्स को आप आजमा सकते हैं। बहुत अच्छा। और गुरुजी, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि भोजन के कितने समय पहले करें या योग अभ्यास के कितने समय बाद हम भोजन करें, तो उस पर आपकी क्या राय है? बीच बीच में पानी पिए कि ना पिए? आइडियली तो योग का जो सर्वोत्तम समय है मॉर्निंग में है। सुबह सुबह आप कर लें, उस समय आपका पेट भी खाली रहता है, आप कुछ खाए नहीं रहते हैं और आपका पेट क्लीन भी रहता है, मल की निकासी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी जो जीवन की आज दौड़ भाग है उसमें अगर आप सुबह समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो शाम में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने कोई हार्ड ठोस भोजन ले रखा है तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप गैप रखें और फिर इवनिंग में भी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जहाँ तक आसन या योगाभ्यास के दूसरे टूल्स को अपनाने के बाद भोजन की बात है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो शवासन से फिनिशिंग करें। शवासन आपका शीतलीकरण प्रोसेस है, फिर बॉडी आपका एक नेचुरल टेम्परेचर में आ जाता है। उसके बाद आप कभी भी भोजन या पानी जो भी लेना चाहते हैं ले लें। और आसन अभ्यास के दौरान या साधना के दरमियान आपको पानी पीने की इच्छा होती है तो आप पी सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पानी पीने के कुछ देर बाद भी आप अभ्यास को
चालू कर सकते हैं अगर अर्ली इन द मॉर्निंग की बात है तो। गुरु जी, जैसा आपने बताया सूर्य नमस्कार का नाम लिया, तो सूर्य नमस्कार को लोगों को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं हमने सूर्य नमस्कार कर लिया, हमने हमारा योगा अभ्यास कंप्लीट हो गया। इसमें आप क्या बोलेंगे? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आजकल चल रहा है कि 108 सूर्य नमस्कार, तो उस पर आपकी जी हाँ, क्या राय है? दोनों पॉइंट पर हम लोग बात रखेंगे। पहला जया जी का जो सवाल है कि सूर्य नमस्कार एक पूरे आसनों का एक सीक्वेंस है जिसमें करीब करीब अगर ट्रेडिशनल हठ योग सूर्य नमस्कार की बात करें तो 8 आसन हैं और कई सारे दूसरे सूर्य नमस्कार की विधाएं फेमस हैं। और सवाल ये है कि आप किस तरह के टूल्स को, अष्टांग विन्यास सूर्य नमस्कार करते हैं, हठ योग करते हैं, वो सवाल नहीं, आप कितना सही करते हैं। और सभी तरह के सूर्य नमस्कार का एक ही तरीका है कि आप आसन को जो उसमें किया जा रहा है उसको सही करें और उसको सांसों के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन हो, तालमेल हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको ध्यान में रखनी है। फिर आप 8-10 करते हैं वो भी काफ़ी है। हाँ, सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार एक अच्छी चीज़ है, तैयारी करती है। एक ऐसे लोगों के लिए जिनके पास एकदम वक्त नहीं है योग करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कहा गया कि कम से कम सूर्य नमस्कार कर लो, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो और अभ्यास करना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा थोड़ा समय है, वो आसन के दूसरे प्रकारों को भी शामिल करें सूर्य नमस्कार के बाद, वो ज़्यादा लाभकारी होगा। एक मात्र सूर्य नमस्कार करके नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि आप भोजन कर सकते हैं, भोजन करते हैं तो आप रोटी भी खाएं तो पेट भर जाएगा और आपकी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाएगी, या सिर्फ सब्जी खा लें तो काम हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट आहार एक अनिवार्य चीज़ है। अब उसमें रोटी या चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, सब्जी रखते हैं, सलाद रखते हैं, छाछ रखते हैं, कुछ और चीज़ें शामिल हो सकती है, क्योंकि तभी सारे पोषक तत्व मिलेंगे। उसी तरह सूर्य नमस्कार अपने आप में अकेला हो जाएगा। जैसे कि रोटी हम सिर्फ खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, ऊर्जा मिल जाएगी लेकिन नाकाफी है, इसलिए दूसरे चीज़ों को शामिल करनी पड़ेगी। और इनका जो सवाल है जिग्ना जी का कि 108 सूर्य नमस्कार, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक मैराथन शुरुआत की गई है। 108 सूर्य नमस्कार की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आप कायदे से सही तरीके से अगर आप 10 सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा आपको। हाँ, आप उलट सुलट कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको लगेगा आप थकाने के लिए यहाँ नहीं आए। योग थकाने का प्रोसेस नहीं है, योग जागरण का प्रोसेस है। योग करने के बाद अगर आपको लगे कि ऊर्जा आपकी जागृत नहीं हुई, आप ज़्यादा तरोताज़ा नहीं है, तो आप योग नहीं किए हैं। योग के नाम पर कोई एक्सरसाइज कर लिए या कुछ और कर चुके हैं। इसलिए 108 सूर्य नमस्कार आपको नाहक सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिव करेगा, इसलिए सूर्य नमस्कार नाम है इसका, जो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करे। और एक्सेस सूर्य हमेशा घातक है। जैसे बीच भरी दोपहरी में मई या जुलाई में लू चल रही हो तो आप कैसे महसूस करेंगे, ठीक उसी तरह 108 सूर्य नमस्कार भरी दोपहरी में लू चलने जैसा है। आप इससे पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्स जो हमारे शरीर का, वो एक्सेस होने से कई तरह की समस्याएं क्रिएट हो सकती है। इवन हम लोग मानते हैं कि आप अगर एक आसन को 5 से 10 मिनट भी, 5 से 10 ब्रेथ भी रुकते हैं तो काउंटर पोजीशन हमें करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं 108 सूर्य नमस्कार के लिए हमको कितना लंबा काउंटर रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, जो संभव नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कायदे से जो एक मैराथन यहाँ भी दौड़ चल चुकी है उसको रोकना चाहिए। योग दौड़ नहीं है, ठहराव का विज्ञान है, ठहराव इसकी कला है। इसलिए उस ठहराव को हम प्राप्त करें बजाय गिनती में पढ़ने के। 108 से तौबा। जैसा कि आपने मैराथन का जिक्र किया, तो एक और योग में मैराथन चलता है फास्ट ब्रीदिंग का। ऐसा चलन चल गया, लोग आधा घंटा 1 घंटा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद मतलब लोग, तो ये किस तरह का मैराथन है? क्या ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? मुझे लगता है कि प्राचीन अगर आप योग सिस्टम को देखें, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं कि ओंकार सर्वोपरि है, आप ऐसा कोई मंत्र नहीं देख सकते जिसके आगे ओम ना लगा। कोई भी मंत्र, गायत्री सोच लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र देख लीजिए, कोई भी मंत्र सबकी शुरुआत ओम से होती है, यानी ओम सर्वोपरि माना गया, क्योंकि ओम में अपनी खासियत, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग है अपने आप। 108 सूर्य नमस्कार 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 108 सू
तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने स्लो डीप ब्रीदिंग पर फोकस किया, लेकिन आज की भागदौड़ में जहाँ स्पीड लाइफ हो चुकी है, वहाँ पर हमारे आज के तथाकथित योगियों ने, गुरुओं ने क्या किया है, एक स्पीड चीज को परोसना शुरू कर दिया है कायदे से। जैसे कपालभाति आज देख रहे हैं कि कुछ संस्थाएं, कुछ गुरु कह रहे हैं कि आप एकदम आधे घंटे कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेवजह आप ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, कोई क्रिया एक नहीं आ गई है, तो इस तरह की क्रियाओं से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये ओवर ब्रीदिंग आपकी सिस्टम में ले आता है। ओवर ब्रीदिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप गूगल में भी देख सकते हैं इसके बारे में, जिससे ऑक्सीजन का अनुपात आपके ब्रेन में ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज हो जाता है, और कई तरह के केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में आपको पैदा हो सकता है, ब्रेन का डिफरेंट अंगों में कंट्रोल खो सकता है। इसलिए लॉन्ग टाइम में, जब लंबे समय तक आप अगर बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सेहत के साथ खिलवाड़ है और जानलेवा है। बिल्कुल परहेज करें, ये ब्रेन की तंदुरुस्ती के लिए नुकसानदायक है। और इस तरह की ब्रीदिंग आधे घंटे करने से अच्छा है कि आप ओंकार आधे घंटे कर लें, आप भ्रामरी कर लें, आप उज्जयी कर लें, आप अनुलोम विलोम कर लें। कई सारे ऑप्शन योग के पास है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जब लोग बोलते हैं कि आधे घंटे कपालभाति कर रहे हैं, आधे घंटे प्रमुख क्रिया कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। सूर्य नाड़ी एक्सेस बढ़ रहा है, लोगों की इसलिए एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि ये इन वजहों से हो रहा है। इसलिए योग मतलब समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते रहे कि बैलेंस ही योग है, लेकिन हम आधे घंटे कपालभाति करेंगे। ऐसा नहीं मैं कपालभाति का विरोधी हूँ, लेकिन एक परिणाम, नमक कितनी मात्रा में होनी चाहिए भोजन में, उतनी ही कपालभाति या फास्ट ब्रीदिंग चाहिए। बाकी आप स्लो डीप ब्रीदिंग में कीजिए। कछुए को ध्यान में रखिए, वो धीरे सांस लेता है, धीरे चलता है और लंबी आयुष को प्राप्त करता है। इसलिए ओम को साथ है, ये बहुत जरूरी है। गुरु जी, अभी जैसे आपने कहा कि कपालभाति क्रिया हो या ओवर ब्रीथिंग हो, बहुत फास्ट ब्रीथिंग हो, उसके लिए जैसे आपने फोकस किया कि कैसे सही होता है, ऐसे एक बहुत ही भ्रांति चल रही है कि योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो अगर स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको कुछ क्रॉसफिट करना चाहिएगा, मतलब कि अलग तरह से करना चाहिएगा। तो आप उस पर भी, मुझे लगता है कि ऐसे कई सारी भ्रांतियों से योग गिर गया है, क्योंकि योग जैसे जैसे फेमस हो रहा है, उसकी सुंदरता, उसकी खूबियाँ, उसका स्वर्णिम जो आवाज, उसे बाकी लोग घबरा गए। तो कई तरह के तर्कों के जरिए वो योगी की कसौटी पे तो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो तर्कों के जरिए एक आडंबर फैलाया जा रहा है, जिसमें क्रॉसफिट एक नया जुमला है कि आप अगर योग करते हैं तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई सारे जो जिम के बहुत सारे डोले सोले मजबूत बना चुके हैं, उनको अगर आर्म बैलेंस आप करने कहें तो कांपने लगते हैं। आर्म बैलेंस तो बहुत दूर की बात है, जो सामान्य बेसिक योग के त्रिकोण आसन है उसमें खड़ा रहना उनको कंफर्ट नहीं लगता है। नहीं, मैं मानता हूं कि योग एक संपूर्ण स्वास्थ्य की कड़ी है, और आप सिर्फ शारीर नहीं है, ये जरूर ख्याल रखें। आप शरीर के साथ मन है, इमोशन है, आंतरिक संगठन है आप, और आप कई तरह के और लेयर पे प्रकट हुए हैं, स्पिरिट है, आत्म तत्व हैं। इसलिए कोई एक फिजिकल प्रैक्टिस आपको संपूर्ण चीज नहीं दे सकता है। योग संपूर्णता के साथ प्रकट होता है, और कई सारे ऐसे आसन हमारे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो हम लोग करते हैं, आर्म बैलेंस है, कई सारे डिफिकल्ट आर्म बैलेंस है, जिसके लिए आइडियली आपका मसल फ्लेक्सिबल होना चाहिए और स्ट्रेंथफुल भी होना चाहिए। साथ ही साथ मन का कंसंट्रेशन, एकाग्रता होनी चाहिए, साथ में सूझबूझ, शरीर का सांसों के साथ तालमेल की सूझ, वो इतनी सारी चीजें जो कर सके वही वो इस तरह की प्रैक्टिस कर पाएगा। इसलिए बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशन योग आपकी कई तरह की शक्तियों को जागृत करता है। स्ट्रेंथ भी है, आइडियल मसल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एज वेल। सिर्फ आपका मसल मजबूत हो सकता है जिम में, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखते होंगे स्टिफ हो जाता है शरीर। जो जिम करते हैं अकड़ होती है, चाल में अकड़ होती है, बैठने उठने में अकड़ होती है, वो मसल का अकड़ पूरे व्यक्तित्व में दिखने लगता है, विनम्रता खत्म हो जाती है। तो ये मस्कुलर अकड़ नहीं है, ये मेंटल अकड़ भी आ जाती है हमारे अंदर,
और योग वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और जब आप अकड़े हुए मसल पर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो क्रैम्प होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। आज क्रंचेज कराए जा रहे हैं वहाँ पे कोर स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन क्रंचेज काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बाद में आपका मसल जो है इतना स्टिफ हो जाता है, कोर का स्ट्रांग होता है मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिफ भी, कि आप जो डायफ्राम है वो तरीके से ब्रीदिंग मूव नहीं कर पाता। जब डायफ्राम मूव नहीं होगा तो आपकी सांसें अच्छी तरह से नहीं आएंगी, और इस तरह से आप मसल तो बढ़ा लेंगे लेकिन सांसों की कमी आपका आयुष घटा देगा। इसलिए तय आपको करना है कि आप मसल बढ़ाना चाहते हैं, आयुष बढ़ाना चाहते हैं, आप मसल को स्ट्रांग करना चाहते हैं या दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि ये भ्रांतियां दूर करने की जरूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि ना काफी हैं आपकी, या कोई सवाल हो तो जरूर करें। बिल्कुल, जैसा आपने बताया क्रंचेस को लेके याद आया कि मोटापा बहुत बड़ा इशू है, और लोग कई बार आपके पास आते हैं कि बस हमारा मोटापा कम कर दो, और ऐसे भी सवाल होते हैं कि क्या कोई गारंटी है 3 महीने 2 महीने में हमारा बेली फैट कम हो जाएगा? तो इस पे आपकी क्या राय है? मैं कहूँगा कि एक भ्रांतियां हैं कि कुछ करके हम मोटापा खत्म कर लेते हैं, और लोग कहते हैं कि मुझे पेट बड़ा है तो पेट के लिए कुछ करा दीजिए, मेरी थाई थोड़ी फैट बढ़ गई है तो थाई के लिए कुछ करा दीजिए, हिप में बहुत फैट आ गया तो हिप के लिए कुछ करा दे। नहीं, आपका शरीर आपकी सोच के आधार पे काम नहीं करता, उसका एक विज्ञान है। शरीर की संरचना एक विज्ञान पे काम करती है। आप अगर कुछ करने से कोई चीज पतला हो जाता है, तो मैं तो राइट हैंड ज्यादा यूज करता हूँ, आप में से ज्यादा जो भी हैंड यूज ज्यादा करते हैं वो पतला हो जाना चाहिए। अगर राइट हैंड हम यूज करें तो राइट हैंड पतला हो जाए, और लेफ्ट हैंड यूज नहीं करते इसलिए ये मोटा हो जाए, लेकिन आप देखिए एक जैसा लग रहा है। हाँ, ये अंतर है कि राइट हैंड मजबूत हो गया है, लेफ्ट हैंड कमजोर है थोड़ा तुलना के तौर पर, ये हो सकता है। इसलिए अगर आप पेट की एक्सरसाइज कुछ करा रहे हैं, हिप की एक्सरसाइज कुछ करा रहे हैं, आसन करा रहे हैं, तो वो आपको मजबूती दे सकता है। हिप में मजबूती आ जाए, पेट में मजबूती आ जाए, लेकिन वेट लॉस करेगा, ये भ्रांतियां हैं। कुछ करने से वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि योग मानता है कुछ ना करने से वेट लॉस होगा, कि आप जितना ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए योग क्या करता है, रिलैक्सेशन देता है आपके अंदर, और जितना आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि जो आपका मोटापा है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। पहले भी आप खाना खा रहे थे, अभी हम खाने को दोष देते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आपका भोजन का इंटैक्ट कम हो जाता है ऑलरेडी। इसलिए भोजन के कारण मोटे नहीं हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस आपको मोटा कर रहा है, खासतौर पे बेली फैट। आपका स्ट्रेस जितना बढ़ता है बेली फैट उतना बढ़ता है। इसलिए ये कनेक्शन को समझना पड़ेगा। इसके लिए योग गुरु धीरज में एक वीडियो भी मैंने जारी किया है, आप उसको पूरी तरीके से समझें, नहीं तो मोटापे पे एक पूरा वीडियो हो सकता है। यहाँ पे वक्त नाकाफी है। आप शांत रहिए, योगाभ्यास कीजिए, पीस ऑफ माइंड, लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की उतनी आज जरूरत नहीं है, उसको कम करके बाकी जरूरतों को पूर्ण कीजिए, हंसमुख रहिए, और जैसा आप हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और इससे आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पतला होना चाहिए, शरीर फिट होना चाहिए, इसकी जरूरत है, लेकिन इसके लिए पागलपन अपने अंदर मत पैदा कीजिए, अपने आप को डिनाई नहीं कीजिए, क्योंकि जो अपने आप को विरोध में ला देता है वो स्ट्रेस ही बढ़ाता है, और स्ट्रेस से भरा व्यक्तित्व और मोटा होगा और बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए ये भ्रांतियां जरूर खत्म होनी चाहिए। और एक महिला, मतलब ज़्यादातर महिलाओं का भी प्रश्न होता है, तो ऐसे वुमेन्स आई वांट टू आस्क यू दैट कि पीरियड में हमें योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, मैं तो मानता हूँ कि जब आप आनंद में हो तो योग कीजिए, और जब आप कष्ट में हो तो योग कीजिए, और ज़्यादा योग कीजिए। इसीलिए हर स्थिति में योग करना है। हाँ, योग की प्रैक्टिस का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाना चाहिए, और एक अच्छा शिक्षक गुरु होगा आपके साथ जिससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप पीरियड में हैं तो इन्वर्जन पोस्चर जो अपसाइड डाउन है, उल्टा आसन जैसे करते हैं, सर्वांगासन, शीर्षासन, विपरीत करनी, हलासन, इन तमाम प्रैक्टिस को आप स्किप कर दीजिए उस दिन। और जितने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग करने वाले प्रैक्टिस हो, जैसे आर्म बैलेंस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग आसन कर रहे हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो रिलैक्सेशन वे में आप प्रैक्टिस आसन कर सकते हैं, ब्रीदिंग जैसे है उसमें फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल ना करें, स्लो ब्रीदिंग करें। इन तमाम चीज को ध्यान में रख करके एक
आप पीरियड के समय का एक डिफरेंट सीक्वेंस बना सकते हैं जो डे टू डे लाइफ से अलग, लेकिन योग हो, इन बात का जरूर ख्याल रखें। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी कि आजकल चल रहा है कि हमें पावर योग करना है या हॉट योगा करना है, ऐसे डिफरेंट में बटा जा रहा है योग, तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है, आपकी राय क्या है? मुझे मानना है पावर योग, विदेश में जब इस शब्द आया है, जब उन्होंने योग किया तो उन्होंने फील किया योग नहीं है पावर, तो उनकी फीलिंग अच्छी है। और मैं मानता हूं कि वो बोले कि योग नहीं पावर योग है। अब वो ऐसा बोल रहे हैं इसलिए हम पावर योग के नाम पे कोई चीज करने लगे नहीं। जो भी योग की टेक्निक आप सही तरीके से अपनाते हैं वो आपके अंदर एक पावर का विस्फोट करेगा। इसलिए आप योग अभ्यास कीजिए, उसके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोर बात यही है कि योग, अगर जो भी चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर वो आपको अपने से नहीं जोड़ रहा है तो वो योग नहीं हो सकता है। वो बैलेंस में नहीं है तो वो योग नहीं हो सकता है। अगर वो आपके अंदर शांति को बढ़ावा नहीं दे रहा है तो वो योग नहीं हो सकता है। तो इन तमाम मापदंड पर खरे उतर करके जो भी प्रैक्टिस आप कर पाते हैं उसको कीजिए, वही पावर योग है, वही आपका हॉट योग है। और जो कुछ योग आप नाम देना चाहते हैं वो देते जाइए, लेकिन योग करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका भी धन्यवाद। जया जी का भी धन्यवाद। और योग साधकों तो सारे के सारे सवालों का हमें सही जवाब भी मिल गया योग गुरु धीरज जी के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी भ्रांतियों से परे होकर, जैसे वशिष्ठ योग कहता है, ऐसे हम हर तरह से सिस्टमेटिक वे से योग अभ्यास करते रहे। गुरुजी ने जैसे बताया कछुए की भांति, लेस इज मोर, स्लो ब्रीथिंग इज द लॉन्ग ब्रीथिंग। स्लो ब्रीथ करते जाइए, लंबा जिए जाइए। तो यही आज का सूत्र रहा है। और हमारी गुजराती चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वो जो लाल बेल है ना, वो प्रेस करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो गई। साथ में शेयरिंग भी जरूर करना। और हाँ, हमें कमेंट जरूर करना, हम आपके कमेंट की वेट करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।